सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 की एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे और एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर आसानी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि वाचिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधि का संक्षेप में वर्णन करें। वाचिक अधिगम यानी जो वाचिक अधिगम उसको कहा जाता है जो बोलकर, वाचिक यानी बोलना, जो बोलकर जो सीखते हैं उसको बोला जाता है वाचिक अधिगम। ठीक है, तो वाचिक अधिगम का अध्ययन में प्रयुक्त विधि के संक्षेप में वर्णन करें। इसका अध्ययन को मतलब जो अध्ययन है उसका वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो इसके वर्णन बहुत सारे हैं, जैसे एक है कार्मिक पुनरु उत्पादन विधि। ठीक है, ये विधि क्या होता है कि इस विधि में 10 से 15 निरर्थक शब्दांशों की एक सूची तैयार की जाती है और प्रयोज्य सूची के शब्दों को उसी क्रम याद करना होता है। ठीक है, मतलब वाचिक यानी बोल कर मतलब सीखना। ठीक है, 10 से 15 शब्दांश को दिया जाता है। ये होता है कार्मिक पुनरु उत्पादन विधि। ठीक है, अब अगला एक विधि होता है कि मुक्त पुनरु उत्पादन विधि। इस विधि में प्रयोजक को निरर्थक शब्द उपस्थित किया जाता है और प्रयोजक को निरर्थक शब्दों को सूची को किसी भी क्रम में याद करने की स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, ये किसी भी क्रम में होता है और जो कार्मिक में होता है उसमें जो सूची तैयार की जाती है उसी सूची के क्रम में अनुसार होती है और मुक्त पुनरुत्पादन विधि में किसी भी क्रम के अनुसार याद करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और एक विधि उसी में होता है कि एक होता है युग्म साक्षर विधि। इस विधि में होता है कि इसमें प्रयोजों को 10 से 15 शब्दों को जोड़े किए दिखाया जाता है और प्रयोजों को लक्ष्य तटस्थ शब्दों को देखकर उसके साथ वाला शब्द बताना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाचिक अधिगम का अध्ययन किया जाता है। जो 3 विधि हम बताई यहाँ पर। अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न ये है कि वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन का वर्णन करें। ठीक है, अवस्था बहुत सारी की होती है। जैसे मान लेते कि जैसे कोई बच्चा का जन्म हुआ तो पहले क्या होता है शिशुअवस्था होते हैं, फिर क्या होता है बाल्यावस्था, फिर क्या होता है किशोरावस्था, फिर क्या होता है युवा अवस्था, युवा अवस्था के बाद क्या होता है वृद्धावस्था। ठीक है, तो वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन क्या होगा, शक्तिहीन हो जाएगा और बहुत सारे हानि होगा। जो देख लेते हैं कि वृद्धावस्था में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन तथा नई भूमिकाओं का समायोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति शक्तिहीनता का अनुभव एवं स्वास्थ्य तथा वित्तीय संपत्तियों का क्षति होना और सुरक्षा एवं निर्भरता को जन्म देता है और साथ ही व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्त होना महत्वपूर्ण होता है। यानी व्यक्ति रिटायर्ड हो जाते हैं, पति या पत्नी की मृत्यु होने पर दुख का अनुभव करते हैं, इन्हें अकेलापन अवसाद वित्तीय क्षति से समायोजन स्थापित करना होता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था में इस तरह का परिवर्तन होते हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोग आसानी से भी लिख सकते हैं अपने से भी। जैसे वृद्धावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, एक तो शक्तिहीनता हो जाता है, एक अकेला हो जाता है। हो सकता है कि कोई पति है उसका पत्नी मर गई तो अकेले हो जाएगा, अगर कोई उसके पति मर गया तो उसका पत्नी अकेला हो जाएगा, तो अकेले अपन दुख महसूस करता है। तो इस तरह उसका शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है कि हाइपोथैलेमस क्या समझते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस शरीर का ही होता है। इसमें क्या होता है कि सर जो हमारे क्रोध आते हैं, हमें प्रेम आता है, भय आता है, दुख आता है, तो इसका कंट्रोल यानी नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है कि हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे का छोटा एक एवं अत्यंत ही महत्वपूर्ण तंतु है जो थैलेमस तथा मध्य मस्तिष्क को जोड़ता है। इसके द्वारा भूख, जैसे हमें भूख का महसूस होता है, प्यास यानी पानी की प्यास, काम आदि में संतुलन कायम किया जाता है। इससे क्रोध भय प्रेम आदि का भी नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है। ये शरीर के भीतर संतुलन भी बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा अंतस्रावी ग्रंथि का भी सामंजित किया जाता है। ठीक है, ये था हाइपोथैलेमस। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो संस्कृति जैसे हो गया धर्म हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, जो संस्कृति में आएगा। तो संस्कृति वो जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान विश्वास कला नैतिक आधार कानून प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जो मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। संस्कृति के संबंध में मैकवायर जो एक मनोवैज्ञानिक है पेज का विचार है कि मूल्य जीवन शैलियों भावनात्मक संबंधों और बौद्धिक साहित्यिक कार्यों का क्षेत्र संस्कृति है। उपरोक्त परिभाषा से सहमत विचार के अंतर्गत समाज के लोगों के विश्वास
विश्वास, उसके बाद है यहाँ पर विश्वास के बाद है आस्था, चिंतन, धर्म, दैनिक जीवन या चर्चा, मूल्य और प्रतिमान तथा साहित्य और कला की योग का संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था संस्कृति। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अवधान की किन्हीं दो प्रकार का वर्णन करें। तो अवधान के किन्हीं दो प्रकार निम्नलिखित है, एक ऐच्छिक अवधान और एक है अनैच्छिक अवधान। तो ऐच्छिक अवधान क्या होता है? तो ऐच्छिक अवधान ऐसा अवधान जिसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है। ठीक है, मतलब व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसका कर सकते हैं, अर्थात व्यक्ति स्वयं की इच्छा के कारण अन्य उद्दीपनों की अपेक्षा कर उद्दीपन विशेष पर ध्यान देते हैं, तो ऐसे अवधान को ऐच्छिक अवधान कहते हैं। और ऐच्छिक अवधान में भी कुछ बातें, मुख्य बातें हैं, जैसे उद्देश्य, प्रेरणादायक, इच्छा, अन्य उद्दीपक की चेतना, अपेक्षा। ठीक है, ये था ऐच्छिक अवधान। अब देख लेते हैं कि उसी में अनैच्छिक अवधान होता है। तो अनैच्छिक अवधान ऐसा अवधान जिसमें इच्छा, रुचि, प्रेरणा या ध्येय की अपेक्षा होती है। अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। यह अवधान उद्दीपक की तीव्रता के कारण चेतना केंद्र पर आता है, जैसे पटाखा फूटना, सुंदर स्वरूप आदि। ये था अनैच्छिक अवधान। अब अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न ये है कि चिंतन की परिभाषा देकर उसका स्वरूप बताए। तो चिंतन किससे कहा जाता है? जो कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जो है वो अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचते हैं किसी किसी चीज़ के बारे में, तो उसको आम भाषा में बोल सकते हैं चिंतन हो। तो चलिए देख लेते हैं चिंतन क्या है। कि सामान्य शब्द में चिंतन से यह तात्पर्य है कि मन में होने वाले किसी क्रिया से लिया जाता है, जबकि चिंतन पूर्वकों की सहायता से समस्या समाधान करना है। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है बारन ने चिंतन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि चिंतन व्यक्ति के समक्ष उपस्थित समस्या से उत्पन्न होने वाले प्रतीकात्मक स्वरूप का एक विचारात्मक क्रिया है। ठीक है, यानी जो कुछ भी समस्या आते हैं उसको समस्या को समाधान करने की प्रक्रिया एक चिंतन के द्वारा ही संभव हो सकता है, मनोवैज्ञानिक बायरन के अनुसार। इसके बाद आगे है इसमें, जिसमें समस्या के प्रभाव एवं निर्देशन में कुछ परिवर्तन और भूल होते हैं और अंततः समस्या का समाधान हो जाता है। चिंतन में कुछ मानसिक क्रियाएं सन्निहित होती है जो प्रक्रिया स्वरूप के रूप में जाना जाता है, जैसे समस्या की उपस्थिति, भिन्न भिन्न विचार की उपस्थिति, परिवर्तन में भूल का होना, व्यक्ति का सक्रिय होना, आंतरिक संभावना होना, समस्या समाधान के साथ प्रक्रिया का अंत होना। ठीक है, तो यह था चिंतन के बहुत सारा स्वरूप। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेग के किन तीन आंतरिक परिवर्तन का वर्णन करें। ठीक है, तो इन तीन आंतरिक परिवर्तन के बारे में लिखने बोला है। तो संवेग में तीन आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? एक सांस की गति में परिवर्तन, एक रक्तचाप में परिवर्तन, एक पाचन क्रिया में परिवर्तन। ठीक है, तो देख लेते क्या परिवर्तन होता है। तो संवेग के मुख्य तीन आंतरिक परिवर्तन इस प्रकार है कि सांस की गति में परिवर्तन। प्राणी की सांस की गति एक समान चलते हैं, परंतु अवसर विशेष, जैसे अर्थात संवेगावस्था में प्राय सांस की गति में वृद्धि ही होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य का सांस क्या बहुत मतलब नियंत्रण रूप से चलता है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ को देख लिया या अचानक कुछ चीज़ें हो गई, जैसे डर जैसा हो गया, भय जैसा हो गया, तो उसका सांस क्या तेज़ी से बढ़ता है ना, पूरा सांस लेते हैं ना, तो सांस की गति में परिवर्तन होता है। यह गति कम से कम अधिक या दोनों हो सकते हैं, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। सामान्य स्थिति में सांस की गति का अनुपात 1:4 होता है, जबकि जब संवेग अवस्था में होता है तो यह गति 1:2 या 1:1 भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संवेग के रूप में जाता है तो रक्तचाप में परिवर्तन हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर में परिवर्तन होता है। जिससे सामान्य ब्लड प्रेशर की गति कितना होता है? 80 से 120 mm होता है, लेकिन जब संवेग की स्थिति आ जाती है, यानी भय, डर या क्रोध की स्थिति में आ जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में भी परिवर्तन होते हैं। संवेग अवस्था में सामान्य रक्तचाप की अपेक्षा रक्त के चालन में वृद्धि या कमी हो जाती है। भय की स्थिर, खुशी की स्थिति में यह गति बढ़ती है या घटती जाती है। सामान्य रक्तचाप जो हम बोले अभी कि 80 से 120 के बीच का पाया जाता है, परंतु रक्तचाप की गति में ये उतार चढ़ाव तनाव के प्रभाव स्वरूप होता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर में परिवर्तन यानी रक्तचाप में परिवर्तन। फिर होता है कि पाचन क्रिया में भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि परिस्थिति विशेष में अध्ययन के पश्चात कैनन यानी जो कि एक मनोविज्ञान है, कैनन के प्रयोग द्वारा पाया है कि भय, क्रोध आदि की स्थिति में पाचन क्रिया बंद भी हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन परिवर्तन था संवेग की स्थिति में। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है कि थानदाइक ने सीखने के किन किन नियमों की स्थापना की। ठीक है, तो थानदाइक एक मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने का एक प्रयोग किया था, मतलब जो बिल्ली के द्वारा चूहा को दिखाया गया था और उस प्रयोग में क्या क्या हुआ था, तो उस प्रयोग के बारे में लिखने के लिए बोला गया है नियम।
तो थंदाइक ने 3 नियम उसमें देखे कि एक अभ्यास के नियम, जैसे अभ्यास के नियम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो एक बार ना एक बार हम लोग सीख ही जाएंगे। ठीक है, त्रुटि होगा, गलती होगा, लेकिन धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। उसके बाद प्रभाव, उसमें देखे थे एक प्रभाव, ठीक है, कि क्या प्रभाव पड़ता है, और एक देखे थे तत्परता का नियम। ठीक है, तो 3 नियम था उसमें, तो तीनों नियम को देख लेते हैं। मैं पहला है कि अभ्यास नियम। इस नियम के अंतर्गत प्राणी सही अनुक्रिया अभ्यास के कारण करता है। प्राणी किस क्रिया को जितना दोहराता है वो क्रिया उतनी ही निपुणता द्वारा सीख पाता है। ठीक है, मतलब जितना दोहराते हैं, जितना अभ्यास करेगा उतना ही कौशल रूप से या निपुण रूप से सीख पाएगा। प्रारंभ में त्रुटियाँ अधिक होती है। ठीक है, पहले में गलती हो सकती है, परंतु धीरे धीरे जैसे अभ्यास करेगा, करते रहने से विषयगत त्रुटियाँ समाप्त हो जाता है। यह नियम 2 उपनियमों का संयोग है, जिसे एक है उपयोग का नियम, एक है अनुपयोग का नियम। ये था अभ्यास का नियम, और एक था प्रभाव का नियम कि क्या प्रभाव पड़ता है। सीखने में संतोष का प्रभाव अधिक दिखाया जाता है। जिस कार्य को करने से प्राणी को संतुष्ट मिलता है ना, वो काम वो जल्दी सीख पाता है, उसे वो निरंतर दोहराता है। जिसके करने में उसे संतोष नहीं मिलता उसे वो नहीं दोहराता है। सीखने वाले व्यक्ति संतोष का प्रभाव उसे सीखने की क्रिया पर पड़ता है। जैसे थंदाइक ने बिल्ली और चूहा पर किया था। जैसे बिल्ली वो भूखा था, वो चूहा का खाना चाह रहा था, और या मछली का टुकड़ा भी दिया गया था, तो बिल्ली का प्रयास करने के पश्चात दिखाई खुलती मछली का टुकड़ा मिलना, ये प्रभाव है जो उसे बार बार क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब अगला उसी में है एक तत्परता का नियम। तत्परता, इस नियम के अनुसार सीखने की और सिखाने वाले के संतोष में कुछ खास संबंध है। तत्परतापूर्वक किए गए क्रिया से संतोष की प्राप्ति होती है, परंतु तत्परता के अभाव में किया गया कार्य को उसे संतोष नहीं मिलता। जब जीव किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर होता है परंतु वो क्रिया संपन्न नहीं होता है तो वो असंतोष प्राप्त होता है। ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर जीव या कोई भी व्यक्ति हो गया, जीव हो गया, जैसे कोई चीज़ के लिए तत्पर रहता है लेकिन उसका अगर संपन्न नहीं मिलता तो वो तो असंतोष होगा ही, तो असंतोष प्राप्त होता है। अगला इसमें प्रश्न है कि चयनात्मक अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो चयनात्मक अवधान के कारक को 2 भाग में वर्णन किया गया, एक बाह्य एक आंतरिक कारकों में वर्गीकृत किया जाता है। बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण यह है कि उद्दीपन के लक्षण से संबंधित होते हैं। अन्य चीज स्थिर रहने पर उद्दीपक के आकार, तीव्रता, गति अवधान के प्रमुख निर्धारक है। और इसमें आंतरिक कारक है कि व्यक्ति के अंदर पाए जाने जिन्हें 2 भाग में बांटा जाता है, एक अभिप्रेरणात्मक कारक और एक है संज्ञानात्मक कारक। तो अभिप्रेरणात्मक कारक क्या है? इसका संबंध हमारे जैविक एवं सामाजिक आवश्यकता से। जैसे हम भूख लगती है तब हम भोजन की हल्की गंध की सूंघ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद संज्ञानात्मक कारक, इसके अंतर्गत अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि आती है। जो वस्तु रुचि का तथा जिस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति अनुकूल होती है वो हमारा ध्यान खींचता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न है कि प्रेक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके गुण या दोषों को संक्षेप में वर्णन करें। प्रेक्षण क्या है, इसका गुण क्या है, इसके दोष क्या है, लिखने के लिए बोला गया है। तो प्रेक्षण का साधारण अर्थ है कि किसी व्यवहार या घटना को देखना, किसी घटना को देखकर क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन प्रेक्षण कहलाता है, ठीक है। इसका गुण देख लेते क्या क्या गुण है। तो गुण है कि यह विधि वस्तुनिष्ठ अथवा अव्यक्तित्व होता है। इसका प्रयोग बच्चे, बूढ़े, पशु पक्षी सभी पर किया जा सकता है। इस विधि द्वारा संख्यात्मक परिणाम प्राप्त होता है। इसमें एक साथ कोई व्यक्तियों का अध्ययन संभव है। इस विधि में पुनरावृत्ति की विशेषता होती है। इसका दोष क्या है? इसका दोष है कि इस विधि में श्रम एवं समय का व्यय होता है, मतलब बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, समय की भी बहुत खर्च होती है। प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण गलती का डर रहता है, यानी पहले ही सोच लेते हैं कि इस तरह का कारण हो सकता है, उसमें गलती का भी डर रहता है। प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति नहीं होने के कारण निष्कर्ष प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये था प्रेक्षण के गुण एवं दोष। अब अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न है कि सार्वजनिक चिंतन क्षमता एवं कौशल को बढ़ाने में सहायक कुछ उपाय को वर्णन करें। तो क्या क्या उपाय है देख लेते हैं। उपाय तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विविध प्रकार की सूचना प्राप्त करने की आदत डालें। किसी समस्या को एक समाधान में बात कर उन्हें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अपने रुचि एवं शौक को ऐसे काम में लगाना चाहिए जिसमें मौलिक चिंतन की आवश्यकता हो। फिर है इसमें बहुत सारा है इसमें कि पूर्ण के अतिरिक्त आत्मविश्वास में सकारात्मक बने। समस्या से संबंधित स्वयं की रक्षा युक्तों के प्रति सजग रहना चाहिए। कारण एवं परिणतियों की मानसिक रूप से देखिए। निर्णय लेने एवं कल्पना करने में स्वतंत्र चिंतन का विकसित करना चाहिए। आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
अपने विचार को उद्भित होने का अवसर प्रदान करते, जिन समाधान का निश्चय करते उस पर लोगों की प्रति प्राप्त करे। ठीक है, तो ये था साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।